जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी मिलने गए फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से। तस्वीरें दिखा दिए जरा। जम्मू कश्मीर में चुनाव अनाउंस हो चुका है भाई, और अब वहां पर उनकी कोशिश ये है कि अलायंस के तहत चुनाव लड़ा जाए, अलायंस में चुनाव लड़ा जाए। कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस और महबूबा मुफ्ती की पीडीपी, तीनों मिलकर। हालांकि जो इंडिया का टेंट बनाया था उसमें ये तीनों पार्टियां तो थीं, लेकिन उस वक्त उनका कहना यह था, उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट भी आया था कि देखिए हमारा तो कश्मीर है, 5 हमारी सीटें लोकसभा की, हम यहाँ क्या ही कर लेंगे, बड़े बड़े राज्यों में जहाँ ज़्यादा सीटें वहाँ पर आप लोग एक होकर के दिखाइए। अब फिलहाल राहुल गांधी यहाँ पर पहुँचे हैं। कश्मीर का चुनाव इससे पहले 2014 में हुआ था, पूरे 10 साल हो चुके हैं वहाँ पर चुनाव नहीं हुआ। 2014 में याद करें क्या हुआ था, बीजेपी को 25 सीटें मिली थी, पीडीपी को शायद 28 सीटें मिली थी, और उसके बाद वो हुआ जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। कश्मीर में भाजपा और पीडीपी की मिलीजुली सरकार बन गई। इसके कुछ दिनों बाद सरकार चली होगी, कुछ महीना मुझे लगता है, शायद 3 साल, 2.5 साल, अच्छा 2.5 साल चली होगी। उसके बाद जो महबूबा मुफ्ती के फादर थे, मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनकी डेथ हो गई, और उनकी मृत्यु के बाद फिर ये अलायंस ज्यादा चला नहीं। तब तक बीजेपी पर भी बहुत आरोप लग रहे थे कि आपने कैसे अपनी आइडियोलॉजी से ऐसा समझौता कर लिया। भाई आपकी आइडियोलॉजी कहां राष्ट्रवाद की, महबूबा मुफ्ती सॉफ्ट सेपरेटिज्म की बात करने वाली पार्टी है वो, और उनके साथ आपने हाथ मिला लिया। और उसका नुकसान भी हुआ था कश्मीर के अंदर, क्योंकि पुलिस के जो बंदोबस्त होते थे उसको बहुत लीनियंट कर दिया गया था, पुलिस के, आर्मी के, सीआरपीएफ के। बहरहाल वो नहीं चला। उसके बाद से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है वहां पर। फिर हो गया 370 के साथ साथ कश्मीर का स्टेटहुड चला गया, राज्य का दर्जा चला गया, लद्दाख अलग हो गया, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गई। अब यूनियन टेरिटरी है लेकिन असेंबली भी है वहां पर, उसका चुनाव हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने तो सबसे पहले यह वादा कर रखा है, हम जैसे भी इस परिस्थिति में होंगे, हम राज्य का स्टेटहुड, राज्य का दर्जा रिस्टोर करेंगे, ये उन्होंने कह रखा है। 370 को हम खत्म करेंगे, ये उनके 2 मुख्य प्लैंक हैं जिन पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला की प्रॉब्लम यह है कि उमर अब्दुल्ला ने यह कसम खा ली थी मीडिया के सामने, जब तक जम्मू कश्मीर एक नहीं होता लद्दाख के साथ और पूरा राज्य नहीं बन जाता दोबारा, तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन अब जब वो गए हैं राहुल गांधी, तो उन्होंने कुछ बनाया होगा कि भाई आपको चुनाव लड़ना चाहिए, और उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट भी आया है कि मैं इस पर रीथिंक कर सकता हूं। तो ये वहां की इस वक्त परिस्थिति है। बीजेपी जम्मू रीजन में बहुत स्ट्रांग है, कश्मीर में कुछ नहीं है। राहुल गांधी, कांग्रेस, पीडीपी और एनसी, इनका जो भी स्टेक है वो सारा का सारा कश्मीर वैली के अंदर है। तो ये दिक्कत है वहां पर कि अगर एक पार्टी एक रीजन ले लेती है और दूसरा पार्टी अगर करके कश्मीर भी ले ले, सरकार नहीं बना सकते एक दूसरे के बिना। ये वहां की परिस्थिति है। और इसके अंदर गुलाम नबी आज़ाद जैसे छोटे छोटे पार्टियों के नेता वो भी वहां पर मौजूद हैं। अब वो क्या रुख रखते हैं, किसके साथ अलायंस करते हैं, ये हमको देखना होगा। मैं शुरुआत करता हूं विजय जी से। विजय जी, कश्मीर का चुनाव इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक अपडेट और छोटा सा, राम माधव कश्मीर लगातार प्रभारी बना दिए गए। बिल्कुल प्रभारी बना दिए गए हैं, और वो पहुंच गए, कश्मीर पहुंच भी गए हैं, वहाँ पर अपना काम शुरू कर दिया। और जहाँ आपने जिक्र किया था कि पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी, तो उसका पूरा क्रेडिट राम माधव जी को जाता है वहाँ पर। हालांकि उसके बाद जो भी हुआ नहीं हुआ, लेकिन कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार बनाने का क्रेडिट तो आपको राम माधव को देना ही पड़ेगा। उन्होंने सारी एक्सरसाइज की, बहुत लंबे समय तक वो चला था, क्योंकि इतना मेल करने की कोशिश की गई थी। पहले एनसी के साथ भी मिलने की कोशिश की गई थी, एनसी पीडीपी भी मिलने की कोशिश की गई, और फिर फाइनली बीजेपी ने अपना तरफ पीडीपी को ले लिया। और मैं ये समझता हूँ कि उससे बीजेपी को फायदा हुआ। भले ही वो मेल मिलाप अच्छा नहीं था, जिसे तेल और पानी का मेल मिलाप कहा गया। फायदा कैसे हुआ? फायदा हुआ कि जम्मू में और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की एक जगह बन गई। ये तो कोई जगह ही नहीं थी वहां पर। कश्मीर मतलब कश्मीर में बीजेपी नहीं, लेकिन उसके लोग तो कुछ और लोग किसी दूसरे तरीके से दूसरी पार्टी के नाम पर, हाँ, तो वो बहुत सारे लोग वहां पर आए हैं और उसको एक मदद मिली। और दूसरा जो बड़ा काम किया सरकार ने, कि वहां पर जो दोनों परिवारों का, खासतौर से मुफ्ती परिवार का और अब्दुल्ला परिवार का जो वर्चस्व था ना, उसे तोड़ दिया। अभी लोकसभा का चुनाव हार गए महबूबा मुफ्ती, दोनों लोग हार गए, तो वो वर्चस्व तोड़ दिया। तो ये भी एक बड़ा फायदा हुआ है वहां पर। लेकिन और अभी जब डीलिमिटेशन किया गया, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा काम और कर दिया, जिसे माना जाता है कि उनके फायदे का है, कि जो डीलिमिटेशन हुआ उसमें जम्मू कश्मीर में जम्मू का और कश्मीर की सीटों में जो बड़ा अंतर था उसे कम कर दिया गया, लगभग बराबर हो गया। एक सीट का फर्क है। तो वो जम्मू रीजन भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाला क्षेत्र। मैं पढ़ रहा था कि अब इस बार 370 के हटने के बाद वहां आरक्षण मिलने लगा है,
तो वहां जो पहाड़ी इलाके में मतलब जो लोग रहते हैं, जम्मू से सटे हुए उस रीजन में, और दूसरा एक ट्राइब जो वहां पर है गुजर कम्युनिटी, इन सबको आरक्षण का लाभ मिलने लगा है। हाँ। तो बीजेपी को लगता है कि इनका इसका फायदा भी हमको होना चाहिए। लेकिन सर मैं आगे आप लोगों के पास आऊं, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की कश्मीर में ही दिया गया एक बयान बड़ा चर्चित हो गया, बहुत चर्चित हो गया। उन्होंने कश्मीर जीत लें तो पूरा देश हमारे कब्जे में आ जाएगा, यही बोले हैं वो। सुनिए आप। मैं कहूंगा कि जम्मू कश्मीर की चुनाव अगर हम जीतेंगे तो सारा हिंदुस्तान हमारे कब्जे में आएगा। क्या कहना चाहते होंगे? सारा हिंदुस्तान, पहले तो कश्मीर जीतने से सारा हिंदुस्तान कैसे आ जाएगा कब्जे में, और कब्जे में आने का क्या मतलब भाई हर्षवर्धन जी? अब देखिए, कई बार पैरेलल ऐसे नहीं खींचने चाहिए, लेकिन चूंकि मैं जब से आपने कहा और जब से मैंने इनको सुना तो तब से मैं सोच रहा हूं, तो कुछ और याद ही नहीं आया। एकमात्र याद आया जिसने वो छोटी वाली रेखा जो है ना, क्या नाम है जो छोटा सा, रेडक्लिफ, नहीं, वो जिसको काट देंगे, देश से अलग कर देंगे असम को, वो हिस्सा जो है चिकन स्नेक, जिसके लिए लगातार इस देश में लड़ाई होती रही, तो वो कब्जा कर लेंगे। मुझे और कोई याद ही नहीं आ रहा है। जिस अंदाज में खड़गे जी ने बोला, एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष इस तरह की बात कर रहा है कि जम्मू कश्मीर जीत जाएंगे तो पूरे देश पर कब्जा हो जाएगा। कोई मतलब दुश्मन देश की सेना में ना है क्या कि यहां पे कब्जा कर लिया, अग्रिम पोस्ट पर कब्जा हो गया? कैसी बात कर रहे हैं? और कई बार इसीलिए लगता है कि लोकतंत्र का इतना भयावह, इतना खतरनाक तरीके से काम उसको दुरुपयोग किया जाएगा, यह शायद किसी ने कल्पना नहीं की रही होगी। ये शायद महात्मा गांधी को नहीं कल्पना रही होगी, जवाहरलाल नेहरू को नहीं कल्पना रही होगी, सरदार पटेल को नहीं कल्पना रही होगी, किसी को यह कल्पना नहीं रही होगी। जिस अंदाज में ये लोग बात कर रहे हैं, अरे भाई जम्मू कश्मीर एक राज्य है जैसे देश के दूसरे राज्य हैं 29 और 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, वैसे एक वो भी है। और वहां आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहां आपको कहना चाहिए कि भाई इतने दिनों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया रुकी हुई थी, बड़ा अच्छा है, हम जीत कर दिखाएंगे, हम दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों का हमारे ऊपर भरोसा है। लेकिन जो नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है, ये वो दिखाता है कि नैरेटिव थोड़ा उल्टा वाला है। और ये सिर्फ खड़गे जी नहीं कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो पाकिस्तान की ही भाषा बोल रही है। वो कह रहे हैं कि लौटेंगे तो 370 रिस्टोर कर देंगे। किसी राज्य सरकार की हैसियत है क्या कि इस तरह से रिस्टोर कर देंगे? कह रहे हैं कि जो पीएसए लगता है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जिसका भाजपा से कोई लेना देना ही नहीं है, जो बहुत पहले से लगी हुई है, 90s से लगी हुई है, उस पब्लिक सेफ्टी एक्ट को खत्म कर देंगे। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करेंगे। मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कह रहा है, कांग्रेस के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, चुनाव क्या आया ये लोग, और उसके आगे बढ़ के क्या बोलते हैं, सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को राहत दे देंगे, छोड़ देंगे। अब वो पॉलिटिकल प्रिजनर कौन है? हुर्रियत का नेता अलगाववादी, फलाना अलगाववादी संगठन, आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ, फलाना पत्थरबाज संगठन से जुड़ा हुआ, उन सब को छोड़ना उनके मैनिफेस्टो में है। और दुर्भाग्य देखिए कि उसके बाद भी कश्मीर में उन्हीं को वोट मिलने वाले हैं। और अभी आपने कहा कि महबूबा और उमर अब्दुल्ला दोनों हार गए, उससे भी खतरनाक हो गया, राशिद इंजीनियर जीत गया। अब ये बताता है कुछ हालात वहां पर कुछ नाजुक हैं ही। अच्छा, राहुल गांधी की बात भी आप सुन लीजिए। राहुल गांधी दरअसल चाहते हैं कि अलायंस हो, जैसे लोकसभा चुनाव मिलजुल के लड़ा गया, वो चाहता है कि असेंबली इलेक्शन में भी हम लोग साथ आ जाएं, लेकिन किन शर्तों पर? महबूबा मुफ्ती उसमें जरा ज्यादा कुछ डिमांड कर रही हैं, ऐसा सुनने में आया। आप राहुल गांधी की बात भी सुन लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जम्मू और कश्मीर के लोगों को और हिंदुस्तान के हर स्टेट के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आजादी के बाद बहुत सारी बार यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, मगर एक ही उदाहरण है जब स्टेटहुड छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाई गई है।
ये पहली बार हुआ है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है और देश के लिए जरूरी है। अब देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है अवधेश जी कि कश्मीर के लोगों के लिए इससे बड़ा मुद्दा कोई हो भी नहीं सकता। भाई 370 की बात ये कर रहे हैं इस वक्त, जो वहाँ दूसरी पार्टियां बीजेपी के अलावा, रिस्टोर कर देंगे स्टेटहुड, ये बड़े मुद्दे लेकर के जाएगा तो मतलब कश्मीर में कोई दिक्कत दिखती नहीं। वैसे तो कश्मीर वैली की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, यहाँ से ऐसा लग रहा है कश्मीर में जो बदलाव हुआ है उसका असर जनता पर भी दिखाई दिया है। अगर साल में 12 महीने वहाँ के होटल खुले हुए हैं, वहाँ के लोगों की दुकानें चल रही है, टैक्सी चल रही है, बसें चल रहे हैं, उनके नाव चल रहे हैं, वहाँ मंदिरों की घंटियाँ बज रही है, तो स्कूल खुल रहे हैं, स्कूल में सारे दिवस मनाए जा रहे हैं, नमाज का ईद का नमाज पढ़ा जा रहा है और मुहर्रम के जुलूस निकल रहे हैं। तो ये सब बदलाव तो पहले नहीं हुआ था। ये जो बात कर रहे हैं, कश्मीर में कभी भी 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू ही नहीं हुई है। कह रहे हैं कि लोगों के अधिकार दिला देंगे हम, कभी लागू ही नहीं हुई। ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां डीडीसी के चुनाव कराए हैं, पहली बार ये स्थितियां पैदा हुई है। हजारों लोगों को पहली बार वोट देने का मौका मिला है, वो सब कहेंगे कि सब पलट दो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस समय कश्मीर में एक निहायत ही भारत विरोधी खतरनाक खेल खेला जा रहा है। ये केवल 370 की बात नहीं है। एनसीपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को 1993 के पूर्व वाली स्थिति में ले जाना चाहते हैं। 1953 के पूर्व वाली स्थिति क्या थी कि बाकी प्रदेश में तो मुख्यमंत्री होते थे, वहां प्रधानमंत्री वजीर आजम होता था। ये किसने कहा है? उनके घोषणा पत्र में है। किसके? नेशनल कॉन्फ्रेंस के। अच्छा, हाँ, 90 यही तो करें 370 वजीर आजम बनाएंगे। 1953 के पूर्व का सिचुएशन, सन 2000 में जो हमने स्वायत्ता का प्रस्ताव पारित किया था, जो वही स्थिति वाली थी, उस स्वायत्ता प्रस्ताव को 100% लागू करेंगे। वो 370-35 से तो कह ही रहे हैं, लेकिन ये जो 2 विषय है इतना खतरनाक है ये कि कश्मीर में फिर से अलगाववाद को, आतंकवाद को बढ़ाने के लिए एक भारत विरोधी जो भाव था, ये लोग जिस ढंग से लोगों को वहां बरगला के रखे थे, उसको पैदा करने की कोशिश इस चुनाव में हो रही है। अब राहुल गांधी जी की पार्टी अगर चाहती है कि वो स्वायत्ता 1953 के पहले की स्थिति में जाए तो उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन ये निहायत ही कि 2 झंडे होंगे, उस समय क्या स्थिति थी? उस समय स्थिति यह थी कि केवल भारत जो है एक डाक टिकट के मामले में, केवल विदेश नीति की मामले में, रुपया, इन्हीं सब 2-3 मामलों में भारत सरकार की नीति वहां लागू हो सकती, बाकी कुछ भी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का भी सही याद दिला दिया आपने, वो तो प्रधानमंत्री कहते थे वहां के नेता, वजीर आजम कह रहे थे। तो ये जो, अच्छा, दूसरी पार्टी जो अपना उन्होंने घोषणा पत्र किया वो भी यही कह रहा है, पीडीपी। नहीं, पीडीपी का तो अभी नहीं आया है, अपना दल नाम से, अपना दल है, वो भी यही कह रहा है कि हमारे साथ तो गांधी जी और पटेल ने वायदे किए थे। भाई गांधी जी ने कब वायदा किया था? गांधी जी ने कब वादा किया था? मैंने आपसे सवाल क्या किया था कि ये लोग 2019 से पहले वाली परिस्थिति पर लाना चाहते हैं, 370 वगैरह दोबारा रिस्टोर करके। आपने कहा कि लोग नहीं इसको स्वीकार करेंगे। अब आप कह रहे हो ये लोग तो अपने घोषणा पत्र में कह रहे हैं हम यहाँ वजीर आजम वाली स्थिति ला देंगे। तो ये तो वहां सेंटिमेंट किसके साथ रहेगा? मेरा सवाल ये है। देखिए, लोगों का कश्मीर में आग लगाने के लिए इस चुनाव के पहले कोशिश हो रही है कि जो थोड़े बहुत बदलाव हैं, थोड़ी नई पीढ़ी का युवा नेता थोड़ा खड़ा हुआ, हालांकि लोकसभा में उसकी नहीं चली है, वो सब ध्वस्त हो जाए। बाहर से पढ़े लिखे बच्चे वहां आए हैं कश्मीर में कुछ काम करें और उसमें फिर इन दोनों पार्टियों की चले, तो वो एक कोशिश है, ये खतरनाक कोशिश है और हम सब लोगों को ये इसके प्रति थोड़ा सचेत रहने। एक लाइन समीर जी में आ रहा हूं। देखिए, बाहर से पढ़े लिखे, कुछ जेएनयू डीयू में पढ़े लिखे, कुछ लंदन में पढ़े लिखे लोगों को भारत सरकार की एजेंसियां अपना पक्ष समझा सकती हैं, अच्छी बात भी करने लगे, एकेडमिक डिबेट भी करने। चुनाव वहां जाके लड़ना है, और जब तक कश्मीर में मुसलमान बहुतायत में है तब तक वहां का जो अच्छा मुसलमान भी है, जो देश के लिए वोट करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, वो नहीं कर पाएगा। आज तक विस्थापित लोग लौट नहीं पाए, जिनको घर छोड़ना विस्थापित लौट नहीं पाए। कश्मीर वैली में बीजेपी कभी वोट पा नहीं पाई है। जम्मू में आप हो, समीर जी के पास जा रहा हूं। मैंने आपसे कहा था राम माधव को वहां पर प्रभारी बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने, वो 2014 की सरकार के आर्किटेक्ट भी थे। क्या पॉलिटिकल लैंडस्केप क्या दिखता है? बीजेपी क्या करना चाहती है वहां?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत अच्छे से बात पता है कि जम्मू और कश्मीर का दोनों का वोटिंग पैटर्न और दोनों की भावनाएं अलग अलग है। बिल्कुल। जम्मू पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। भारतीय जनता पार्टी 2 लोकसभा सीटें वहां से जीती है, लगातार जीती है, 2014 में जीती है, 19 में जीती है, 24 से भी जीती है, और 43 सीटें वहां से आती है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि इन 43 सीटों में से हम बड़ी सीटें जीतने की स्थिति में है और हमें यहाँ से जीतना पड़ेगा। 90 है ना? हाँ, टोटल 90 है। 47 सीटें कश्मीर से, हाँ 43 जम्मू रीजन में है, 47 सीटें कश्मीर में। भारतीय जनता पार्टी इस बात को भी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी वहां लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था, और ये जानती है कि वहां पर क्योंकि कश्मीर का जो वहां की जो भौगोलिक स्थिति है, वहां का जो सेंटिमेंट है, जिस तरीके से वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी मजबूत है, वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत स्पेस नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 97% शायद मुस्लिम, बिल्कुल, लेकिन उसमें एक बहुत अच्छी बात यह भी हुई कि जब अभी सीटों का परिसमन हुआ था तो 43 सीटें जम्मू में दी और 47 सीटें कश्मीर में चली गई। इसके अलावा 5 सीटें नॉमिनेट कर दी गई है जो एलजी वहां नॉमिनेट कर पाएंगे। तो ये 5 सीटें भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के फेवर में रहेंगी। उसके अंदर यह किया गया है कि 2 सीटें जो रहेंगी वो कश्मीरी पंडित जो है वो नॉमिनेट होंगे, एक महिला होगी और 2 महिलाएं होंगी, और एक जो होगी वो पीओके से जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा उसको नॉमिनेट किया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि भाई 43 सीटें जम्मू की और 5 सीटें जो नॉमिनेट होगी, यह कहीं ना कहीं चूंकि इसको एलजी नॉमिनेट करेंगे, तो यह जब सरकार की बात आएगी तो 5 जो रहेंगे ये भारतीय जनता पार्टी के फेवर में रहेंगे। सवाल है, किसी ना किसी के साथ तो हाथ मिलाना पड़ेगा ना। बीजेपी अगर छोटे दल है ना, बीजेपी 43 के 43 जीत जाए तो ये तो अलग परिस्थिति हो जाएगी। कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी छोटे दलों से मिल रही है। अल्ताफ की जो पार्टी है जम्मू कश्मीर पार्टी, उसके साथ मिलने की संभावना है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत नेशनलिस्टिक व्यू रखते हैं, उनका कोई समर्थन नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी वहां समर्थन देगी। 2014 जैसा कुछ किए बगैर जब महबूबा मुफ्ती से हाथ मिलाना पड़ा था, वैसा कुछ किए बगैर कैसे बन सकती है बीजेपी की सरकार? सर पॉसिबल है क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का दूसरा प्लान भी है ना। अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बनाएगी तो वहां कोई मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाएगा। भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है कि बिना भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार न बने। नेशनल कांफ्रेंस और पीडी को इतना बहुमत और कांग्रेस इतनी स्थिति में नहीं आए कि वो मिलकर सरकार बनाने। जब भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में आएगी तो भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बनाएगी। एलजी का रूल चल ही रहा है, चुनाव करवाए, बहुमत नहीं है, एलजी शासन चला रहा है वहां। विजय जी देखिए, एक तो जो पूर्ण राज्य का दर्जा है, जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ तब भी सरकार ने ये भरोसा दिलाया था कि जब भी संभव होगा हम इसको करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात कही गई, और अभी भी सरकार ने फिर से कहा है कि जब भी होगा चुनाव के बाद, आर्टिकल 370 के बाद, एब्रोगेशन के बाद जो स्टेटहुड छीनी गई थी या ली गई थी उसको वापस दिया जाएगा। तो इसमें राहुल गांधी और सरकार में तो कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही बात कर रहे हैं ना, राज्य के पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात। ठीक है। अब दूसरी बात है कि फारूक अब्दुल्ला साहब, मुफ्ती मोहम्मद के जो बेटी हैं महबूबा जी, भारतीय जनता पार्टी की तमाम सरकारों में अलग अलग समय पर अलग अलग लोग पार्टी रहे, दिल्ली की सरकार में, ठीक है। और आज भी मैं फिर कह रहा हूं आपको, आप कितना भी उनके लिए जो बोल रहे हैं, देखो जो चुनावी वादे होते हैं वो तो अलग बात है। 370 नेशनल कॉन्फ्रेंस या जो भी पार्टी होगी स्टेट की, वो तो इस बार बात करेगी ना कि 370 को रेस्टोर किया। इसका मतलब ये नहीं कि वो ये कह रहे हैं कि ये हो जाएगा। एक बात मैं और जोड़ दूं कि जो आप कह रहे हैं कि क्या इनका बीजेपी से मेल दोबारा मुमकिन है, उसको रूल आउट ना करें। रूल आउट तो बिल्कुल मत कीजिए। मुमकिन है कि नहीं मुमकिन मुझे नहीं पता, लेकिन क्या चुनाव नतीजे होंगे, रूल आउट आप नहीं कर सकते। और वो हो सकता है कि आज कह रहे हैं हम कि छोटे दल हैं, बड़े दल हैं, किसके साथ जाएंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाएंगे, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय तक दोस्ती रही है, ठीक है। और मुफ्ती के साथ भी उनकी रही है। वीपी सिंह सरकार में तो वो गृह मंत्री थे, तब भी बीजेपी उनके साथ थी। सरकार अभी बनाई है ताजा, मतलब पिछली बार की सरकार उनके साथ है। तो पॉलिटिक्स में वैसे भी संभव है। खड़गे साहब उस बयान पर भी बोलिएगा, उसी बार मैं बोल रहा हूं कि आप उसको थोड़ा अतिरेक की तरह से एग्जेजरेट कर रहे हैं। वो कब्जा करने का मतलब वो ये कह रहे हैं जो कार्यकर्ताओं के सामने, जो मुझे समझ आती है कि भाई कश्मीर पर कब्जा का मतलब हम हिंदुस्तान पर आगे बढ़ेंगे। नहीं, उसका नहीं सर, देखिए शब्दों के तौर पर मत जाइए, शब्दों के तौर पर मत जाइए। कब्जा का मतलब ये थोड़ी हो रहा है कि वो कोई सेना लेकर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान पर भी सरकार बनाएंगे। मैसेज जो है जम्मू कश्मीर का मैसेज देश तक जाएगा, ये एक पॉलिटिकल मैसेज है। इसका मतलब आप ये समझ रहे हो कि खड़गे साहब कह रहे हैं कि कब्जा कर लेंगे, कोई वहां पर मैंने तो खुद पूछा कि उनका कहने का मतलब यही है कि एक पॉलिटिकल मैसेज जाएगा देश भर में कि भाई कांग्रेस या कांग्रेस कश्मीर में आ गई तो पूरे देश में आ जाएगी। लेकिन ये गठबंधन भी अपने आप में मुश्किल है। आप याद कीजिए, इससे पहले गुपकार गठबंधन होता था, कश्मीर को समझने की कोशिश, गुपकार अलायंस। गुपकार अलायंस। गुपकार वो जगह है जहां पर ये फारूक अब्दुल्ला साहब का घर है। गुपकार रोड है दरअसल, गुपकार रोड है जिस पर चढ़ाई पर सबसे ऊपर का जो घर है वो फारूक अब्दुल्ला साहब का घर है। उसके बाद बहुत सुंदर होगा सर, आपने देखा, बहुत सुंदर घर है और बहुत सुंदर शहर भी बहुत सुंदर है वो।
ये लोग सब सुंदर जगहों पे ही रहते हैं। पैया भी डल लेक जा सकते हैं, तो बहुत अच्छी जगह है। खैर एक जरूरी ब्रेक से पहले बहुत जरूरी, देखिए कश्मीर में अभी राहुल जी ने एक बात बोली, मुझे लगा कि वो भी आप हैं। उन्होंने कहा कि मेरा यहाँ से खून का रिश्ता है। तो आप सब मानते हैं खून का रिश्ता है उनका? नेहरू जी बोलते हैं ना कि वो नेहरू, नहर से भी जब घर गया, नहर से बना नेहरू। आप लोग अब ध्यान से सुनिएगा, ये महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं। मैं घर गया तो चर्चा होने लगी, क्योंकि हमारा तो शहर ही प्रयागराज इलाहाबाद जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं, उससे बड़ा स्वराज भवन आनंद भवन है। हम लोग भी कल्पना करते हैं कौन वकील रहा होगा जो अंग्रेजों के समय में इतना बड़ा हो गया, क्या करता रहा होगा। खैर, नेहरू जी की जो मूल स्थान है उसके बारे में सर कोई जानकारी किसी को है? कश्मीर में था, ये सुनते हैं। अरे तो आप ये सोचिए, जब दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो सकती है, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे तक वहां स्मारक कुछ होगा ना। अगर मूल कश्मीर में है तो कहीं तो कुछ होना चाहिए। नहीं, इतने साल तक देश में सरकार रही, वहां कुछ तो होता नेहरू जी के नाम पे। नेहरू जी का शेख अब्दुल्ला नेहरू जी से बड़े नेता रहे, बड़े नेता रहे। बात तो आप सुन लीजिए, वहां रहे होंगे, कश्मीरी पंडित के तौर पर जाना जाता रहा, मोतीलाल उसी तौर पर जाने जाते हैं ना। तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, आपको लगता नहीं है कि उनका कोई जगह होता, बड़ा स्मारक होता, गांधी परिवार वहां जाता जब भी कश्मीर जाता? मतलब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये सवाल सबके मन में आता क्यों नहीं कि नेहरू जी हैं कहां के, कश्मीरी पंडित हैं क्या? मतलब मैं ये बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, क्योंकि मैं भी जब कश्मीर गया तो श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर, कहीं कोई निशान नहीं।